डॉक्यूमेंट्री ऑन हिस्ट्री में आज कहानी शेरशाह सूरी की, जिन्होंने मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर हिंदुस्तान में की द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। डॉक्यूमेंट्री ऑन हिस्ट्री में अभिवादन स्वीकार करिए राहुल का। शेरशाह सूरी की गिनती उन बादशाहों में की जाती है जो केवल अपने परिश्रम, योग्यता और तलवार की शक्ति के आधार पर साधारण व्यक्ति के स्तर से उठकर राजपद तक पहुँचे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उनके बाबा इब्राहिम घोड़ों के व्यापारी थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही उनके पिता हसन खां को बिहार के सूबेदार जमाल खां ने सासाराम, टांडा, हाजीपुर की सूबेदारी दी। शेरशाह ने वर्ष 1497 से लेकर वर्ष 1518 तक निरंतर 21 वर्षों तक इस जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया। वर्ष 1526 में मुगलों का जब दिल्ली पर अधिकार हो गया, तब शेरशाह ने दक्षिणी बिहार की उप सूबेदारी के पद को छोड़ दिया और बाबर की सेवा में चले आए। उसने मुगल सेना में रहते हुए ही मुगल सेना के सैनिक संगठन और रणनीति को समझा। वह बाबर के साथ मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के अभियान में भी गया। बाद में वह भागकर फिर बिहार चले आए। वर्ष 1529 में उन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया और हजरत आला की उपाधि धारण की और दक्षिण बिहार को अपने कब्जे में कर लिया। बाबर की मौत के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बिहार में अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में यह अभी नहीं भूल सके थे कि कुछ वर्षों पहले दिल्ली उनकी थी। यह हुमायूं की बादशाहत को चुनौती दे रहे थे। हुमायूं के अफगानों के इस संघर्ष की कड़ी में दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया। अब हुमायूं बंगाल को जीतना चाहता था, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी का इलाका पड़ता था। अब तक शेरशाह सूरी का बिहार और बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, शेरशाह हुमायूं से कहीं अधिक बेहतर था। वर्ष 1537 में हुमायूं शेरशाह सूरी की शक्ति को दबाने के लिए पूर्व की ओर बढ़ा। हुमायूं बिहार को जीते बिना बंगाल चला गया और वहां 6-7 माह रहा। इसके कुछ समय बाद कन्नौज के बिलग्राम में 17 मई 1540 को हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच मुकाबला हुआ। हुमायूं की सेना शेरशाह सूरी की सेना की तुलना में काफ़ी बड़ी थी। जहां शेरशाह सूरी की सेना में 15,000 सैनिक थे, हुमायूं की सेना में 40,000 से कम सैनिक नहीं थे। लेकिन हुमायूं की सेना ने लड़ाई शुरू होते ही उसका साथ छोड़ दिया और शेरशाह की सेना ने बिना एक भी सैनिक गंवाए इस अभियान को विजित कर लिया। शेरशाह ने आगे बढ़कर आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर सभी स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया और हुमायूं को भारत से बाहर निकालने के लिए शेरशाह ने एक सेना की टुकड़ी हुमायूं के पीछे लगा दी। शेरशाह का उद्देश्य बोलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मार्गों को मुगलों के आक्रमण से सुरक्षित करना था। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य प्रदेशों को अपने अधिकार में करना आवश्यक समझा। उन्होंने वर्ष 1541 ईस्वी में ही गख्खर प्रदेश पर नियंत्रण और बंगाल में शासन व्यवस्था को स्थापित किया। वर्ष 1542 में मालवा, वर्ष 1543 में रायसीन और वर्ष 1544 ईस्वी में राजस्थान को विजित कर लिया। शेरशाह का अंतिम अभियान बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के किले का था। मालवा और राजस्थान की विजय के पश्चात प्रशासकीय और सैनिक महत्व के कारण शेरशाह ने उसको कीरत सिंह से जीतना आवश्यक समझा। शेरशाह ने नवंबर 1544 में कलिंजर के किले का घेरा डाला। लगभग 6 माह के घेरे के बाद भी सफलता न मिलने पर यह तय हुआ कि 22 मई 1545 को किले की दीवार को गोला और बारूद से उड़ा दिया जाए। इस हमले का नेतृत्व खुद शेरशाह कर रहे थे। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं, जब दरिया का बम लाए तो शेरशाह उस ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आए जहां से वह तीर चला रहे थे और उस स्थान पर खड़े हो गए जहां बम रखे हुए थे। उन्होंने बम के पलीते में आग लगाकर उन्हें किले के अंदर फेंकने का आदेश दिया। जब सैनिक इन बमों को किले के अंदर फेंक रहे थे, एक बम किले की दीवार से टकराकर वापस लौटा
और उस स्थान पर फटा जहां बाकी बम और पटाखे रखे हुए थे। तेज धमाका हुआ और चारों ओर आग लग गई। शेरशाह बुरी तरह जल गए। इस जली हुई अवस्था में उन्हें शिविर के बीचों बीच ले जाया गया। शेरशाह ने इस जली हुई अवस्था में अपने जनरल ईसा खां को तलब किया और आदेश दिया कि उनके जिंदा रहते ही किले को जीत लिया जाए। उस समय मई का महीना था और गर्म हवाएं चल रही थी। शेरशाह के सैनिकों ने उनके शरीर पर चंदन का लेप और गुलाब जल का छिड़काव किया, लेकिन इससे शेरशाह को आराम नहीं मिला। अफगान सेना शाम तक किले को अपने कब्जे में करने में कामयाब रही। जीत की खबर जब शेरशाह सूरी को सुनाई गई तो उस अधजली अवस्था में ही शेरशाह के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव दिखाई दिए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे कि या खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इस आखिरी इच्छा को पूरा किया। यह कहते हुए ही 22 मई 1545 को उनकी मौत हो गई। शेरशाह को पहले कलिंजर के पास एक जगह लालगढ़ में दफनाया गया। बाद में उनके पार्थिव शरीर को निकालकर बिहार के सासाराम में उनके मकबरे में ले जाया गया। शेरशाह ने भूमि सुधार को प्रोत्साहन दिया, सूखा या अकाल की स्थिति में लगान को माफ कर दिया, संकट के समय कुओं को खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरी सिंचाई की व्यवस्था लागू की। शेरशाह का स्पष्ट आदेश था कि लगान लगाते समय किसानों के साथ सहानुभूति का बर्ताव किया जाए, लेकिन लगान को वसूल करते समय कोई भी नरमी न बरती जाए। किसानों की भलाई के लिए शेरशाह ने जो नियम बनाए उनमें से एक के बारे में अब्बास खां सरवानी लिखते हैं, उसका विजयी सैन्य दल लोगों की खेती बाड़ी न उजाड़ दे और वह सेना के साथ जब कूच करता था तो स्वयं खेती बाड़ी की हालत देखता जाता था और घुड़सवारों को चारों ओर यह देखने के लिए फैला देता था कि सेना के जवान किसानों के खेतों को अतिक्रमण न कर पाएं। शेरशाह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। उसने न्याय के लिए सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की और वह प्रत्येक बुधवार की शाम न्याय के लिए बैठता था। अब्बास सरवानी लिखते हैं, एक जराछीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़ी। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह उस बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह उन्हें कितना बड़ा दंड दे सकता है। शेरशाह की दयालुता के और भी किस्से मशहूर हैं। शेरशाह सूरी की गिनती सबसे दयालु विजेताओं में की जाएगी। इस बात के विवरण मिलते हैं कि जब शेरशाह हुमायूं के हार के बाद आगरा पहुंचे तो कई मुगल रानियां और महिलाएं उनके सामने सिर झुकाने लगी। शेरशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह बनने के बाद वह प्रतिदिन 16 घंटे काम किया करते थे, जिनमें सेना, संगठन, भर्ती, न्याय, लगान के कागज आदि शासन के सभी कार्यों की स्वयं देखभाल करते थे। युद्ध के अवसर पर भी उनके कार्यक्रम में शायद ही अंतर पड़ता हो। अफगान राज्य की शक्ति का केंद्र स्वयं सुल्तान थे। उन्होंने केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था को चलाने के लिए 4 प्रमुख विभाग बनाए, जिनमें दीवाने बिजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसातल, दीवाने इंसा। उन्होंने 2 अन्य विभाग बनाए, जिनमें दीवाने कजा, दीवाने बरीद शामिल थे। शेरशाह ने शासन व्यवस्था की सुविधा के लिए साम्राज्य को 66 सरकारों में विभक्त किया था तथा प्रत्येक सरकार में एक प्रधान सिकदार तथा एक प्रधान मुंसिफ नामक 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। प्रधान सिकदार फौजदारी मुकदमों को सुनता था और वह जिले में नागरिक प्रशासन और अपने सरकार में शांति व्यवस्था को स्थापित करता था। प्रधान मुंसिफ का कार्य संबंधित सरकार में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिनमें एक चौधरी और पटवारी की नियुक्ति की जाती थी। यदि गांव में चोरी अथवा हत्या जैसे कोई अपराध होते थे तो उनका पता लगाना चौधरियों का प्रमुख कार्य होता था। यदि इस कार्य में वे सफल नहीं होते थे तो शासन द्वारा उन्हें दंड भी दिया जाता था। शेरशाह को पूरे हिंदुस्तान में सड़कें और सराय बनवाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान में 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया, जिनमें सबसे बड़ी ढाका के पास सोनार गांव से आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए सिंधु नदी तक, जिसे आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड नाम दिया। इसके अलावा उन्होंने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर,
लाहौर से मुल्तान तक सड़कें बनवाईं। उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ फलदार तथा छायादार वृक्ष भी लगवाए तथा प्रत्येक 2 कोस पर सरायों का निर्माण भी कराया। इन सरायों पर डाक लाने ले जाने के लिए घोड़ों को तैनात कराया गया। इन सरायों में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई तथा इनमें हिंदू और मुसलमानों के खाने पीने तथा ठहरने की व्यवस्था अलग अलग की गई। इन सरायों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सराय के आसपास की जमीन को सराय के नाम कर दिया जाता था तथा बादशाह के लिए इनमें अलग एक कमरा आरक्षित रखा जाता था। शेरशाह के इन उपायों से व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। शेरशाह ने प्रवेश और विक्रय के स्थान पर लगने वाले 2 करों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कर हटा दिए। इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। स्मिथ लिखते हैं, यदि शेरशाह कुछ और वर्षों के लिए जीवित रहते तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल ना आ पाते। शेरशाह का फौजी प्रशासन और भी कारगर था। 12वीं शताब्दी में घोड़ों को दागने की प्रथा साल्जुकों ने शुरू की। शेरशाह से पहले हिंदुस्तान में यदि किसी ने इस प्रथा को लागू किया तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। शेरशाह ने इसे कड़ाई से जारी रखा और विशाल सैनिक संगठन का गठन किया। उसकी केंद्रीय सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल तथा 5,000 हाथी थे। उन्होंने सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में न देकर नगद रूप में देने की व्यवस्था की। उनके शासन में सैन्य अधिकारियों का अक्सर तबादला कर दिया जाया करता था तथा सैनिक हमेशा गतिशील रहते थे। अब्बास सरवानी लिखते हैं, शेरशाह ने दिन और रात दोनों को ही अलग अलग कामों के लिए बांट रखा था। अपने विभाग अध्यक्षों से मिलने के काम से शुरू कर अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त रिपोर्टों को सुनने, सेनाओं का निरीक्षण करने, घोड़ों को दागने, लेखा परीक्षण करने और राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के कामों के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर रखा था। शेरशाह के शासनकाल को इतना कम होने के बावजूद भी स्थापत्य कला में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नाम का एक दुर्ग बनवाया। दिल्ली में पुराना किला बनवाया। वर्ष 1542 में उन्होंने पुराने किले के अंदर ही किला-ए-कुन्हा नामक मस्जिद बनवाई। लेकिन शेरशाह की सर्वोत्तम कृति सासाराम में बने उनके मकबरे को स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। झील के बीच में एक चबूतरे पर बना हुआ यह मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ को माना जाता है।